फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एकलव्य द एग्जाम क्रैकर। बाल विकास की एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसमें एसटेट स्पेशल क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 200 प्लस एमसीक्यूज आपको करा दिए जाएं जो कि आपके एचटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज हम पार्ट 6 में करेंगे अनुबंधन सिद्धांत। पेवलोव, स्किनर, थार्नडाइक, वॉटसन, इन सभी ने जो अनुबंधन के सिद्धांत दिए हैं सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं। पेवलोव ने अपने जो सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो अलग अलग एनिमल्स पे किया है। तो आज हम इन्हीं अनुबंधन के सिद्धांत को सीखेंगे। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से हम अपने टॉपिक को उठाएंगे। सो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते हुए हम अब चलते हैं अपने इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पे। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 76 क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज प्रशंसा के शब्द उदाहरण हैं। कि जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, किसी को किसी भी कार्य के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो वे शब्द जो होते हैं वो किस तरह के रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन के उदाहरण हो सकते हैं। गौण पुनर्बलन का सविराम पुनर्बलन यानी कि विराम के साथ साथ, प्रमुख पुनर्बलन यानी कि वो इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, क्रमिक सन्निकटन यानी कि एक क्रम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, प्रशंसा के जो सिद्धांत होते हैं, जो शब्द होते हैं वो गौण पुनर्बलन के उदाहरण होते हैं यानी कि आंशिक रूप से छोटे पुनर्बलन के रूप में। इससे बड़े पुनर्बलन हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से सुमेलित हैं, ये सभी सुमेलित हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पुट किया है ताकि आपको जितने भी रेनफोर्समेंट हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो आपको करवाई जा सके। सतत पुनर्बलन यानी कि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक अनुक्रिया के बाद कुछ न कुछ पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे कि पेवलोव ने अपने जो प्रिंसिपल में किया था, उसने जब इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके लिए जो प्रयोग किए थे उसके अकॉर्डिंग किया था कि जैसे ही जो घंटी बजाई जाती है कुत्ते को भोजन दिया जाता है, ऐसे ही आंशिक पुनर्बलन कभी सही अनुक्रिया के बाद पुनर्बलन दिया जाता है और कभी नहीं। यानी कि जो हमने अनुक्रिया करवानी है, जो हम चाहते हैं, उसी के बाद अगर हम रेनफोर्समेंट देते हैं, पुनर्बलन देते हैं या उसके बाद भी नहीं देते हैं, कभी कभी देते हैं, तो उसको हम कहते हैं आंशिक पुनर्बलन। अनुपात पुनर्बलन यानी कि एक रेशियो के अकॉर्डिंग रेनफोर्समेंट दिया जाता है कि प्राणी द्वारा की गई जितनी भी अनुक्रियाएं हैं, जितनी भी रिएक्शन है, उनकी संख्याओं द्वारा निश्चित होता है कि कब देना है और कब नहीं देना है। निश्चित पुनर्बलन उस समय दिया जाता है जबकि अनुपात एक निश्चित संख्या में पुनर्बलन प्राणी द्वारा अनुक्रिया कर दी जाती है। ठीक है, तो ये निश्चित यानी कि दिया ही जाएगा उसके बाद। तो ये जो जितने भी अनुबंधन सिद्धांत हैं ये क्या है, अधिगम के सिद्धांत हैं। अब इन सिद्धांतों का मुख्य और मेन कारण यही था कि हम अधिगम कराएं, किस तरह से सिखाएं किसी भी चीज़ को। अगर जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी तरह का जो इन्फोर्समेंट इस्तेमाल करके उसके अकॉर्डिंग जो हमारी ऐच्छिक अनुक्रिया है उसको करवाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लासिक अनुबंधन में प्राणी किन दो के बीच एक नया साहचर्य सीखता है। यानी कि जो क्लासिक अनुबंधन होता है इसको हम प्राचीन अनुबंधन भी कह सकते हैं। उसमें जो प्राणी है, कौन से दो जो कारक है जिनके बीच एक रिलेशन स्थापित करता है। सबसे पहला ऑप्शन है दो उद्दीपकों के बीच में, दो अनुक्रियाओं के बीच में, पुराने उद्दीपक व नई अनुक्रिया के बीच में, नई अनुक्रिया व नए उद्दीपक के बीच में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो क्लासिक अनुबंधन होता है वो एस टाइप अनुबंधन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा है किन दो के बीच रिलेशन बताना है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पुराने उद्दीपक व नई अनुक्रिया के बीच जो है वो क्लासिक अनुबंधन में जो प्राणी है वो साहचर्य स्थापित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी परिस्थिति में प्राणी के व्यवहार पर पुनर्बलन निर्भर नहीं रह जाता तब पुनर्बलन होता है। कि निर्भर नहीं करता है यानी कि प्राणी का व्यवहार जो हो रहा है वो हो रहा है, हम कितना भी एनफोर्समेंट दें उसका कोई उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो तब जो पुनर्बलन होगा वो कैसा होगा, गौण होगा, अप्रासंगिक होगा, विभेदी होगा, नकारात्मक होगा। नकारात्मक का मतलब होता है नेगेटिव अर्थ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हम चाहते हैं उससे अपोजिट काम हो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे अप्रासंगिक पुनर्बलन। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पेवलोव का प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए उन्होंने प्रयोग किए थे, किस पर किए थे? तो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो तो होगा कुत्ते पर। फिर नेक्स्ट है, बिल्ली पर किसने किया था? बिल्ली पे जो प्रयोग किया था वो किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन क्लियर करा दूँ। थॉर्नडाइक पे जो प्रयोग किए थे वो, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे वो बिल्ली पर थे, और बच्चे पर जो प्रयोग किए थे वो थे वॉटसन के द्वारा। वॉटसन ने एक बच्चे के साथ एक प्रयोग किया था कि जो खरगोश है उसको जैसे ही बच्चे के पास लेके आया जाता है तो एक ज़ोरदार आवाज़ की जाती है जिससे बच्चा डर जाता है। इस तरह की 2-3 बार ये अनुक्रिया दोहराने के बाद बच्चे का रिएक्शन क्या होता है कि जैसे ही वो खरगोश को देखता है वो डर जाता है, क्योंकि उसको उससे डर लगने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसने मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद पर कार्य नहीं किया? गिलबर्ट रॉयल, पेवलोव और वॉटसन, स्कीनर, थॉर्नडाइक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गिलबर्ट रॉयल। गिलबर्ट रॉयल जो थे उनका जो सिद्धांत था वो मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद पर नहीं था। पेवलोव, वॉटसन, स्कीनर और थॉर्नडाइक, इन सभी ने जो प्रतिपादन किया है वो किसका किया है? मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद का। व्यवहारवाद क्या है? व्यवहार से सीखना, और मनोविज्ञान के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कीनर द्वारा चूहे पर किए गए प्रयोग उदाहरण हैं। स्कीनर ने जो चूहे पर प्रयोग किए थे वो कौन से अनुबंधन का उदाहरण है? प्राचीन, नैमित्तिक, केवल एक या उपरोक्त दोनों? तो जो स्कीनर थे उन्होंने सबसे पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया था। प्राचीन अनुबंधन पे जो किया था वो सबसे पहले था इवान पेवलोव। ठीक है, अगर फर्स्ट की बात की जाए तो प्राचीन अनुबंधन पे पेवलोव ने सबसे पहले किया था, और नैमित्तिक अनुबंधन पे यानी कि ऑपरेंट, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, उस पर सबसे पहले किया था स्कीनर ने। तो आपको क्लियर हो गया होगा। पहले तो दोनों के नाम आपको क्लियर होने चाहिए। प्राचीन अनुबंधन जिस पे पेवलोव ने काम किया था, नैमित्तिक अनुबंधन जिस पर स्कीनर ने काम किया था। प्राचीन अनुबंधन को हम कहते हैं एसएस टाइप कंडीशनिंग, और नैमित्तिक अनुबंधन को हम कहते हैं एसआर टाइप। ठीक है, एस यानी कि स्टिमुलस से रिलेटेड है, एसआर यानी कि स्टिमुलस और रिएक्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कीनर के अनुसार वैसा व्यवहार जो शाब्दिक व्यवहार को सीखने के लिए व्याकरण संबंध संदर्भ प्रदान करता है। यहाँ पे देखो, वैसा व्यवहार जो व्याकरण संबंध, यानी कि अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि भाषा से संबंधित बात हो रही है। स्कीनर का जो अनुबंधन सिद्धांत है वो भाषा सीखने पर भी निर्भर करता है, उसको भी बढ़ावा देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्वतः प्रेरक व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार, संचय विश्लेषण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा स्वतः प्रेरक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कीनर द्वारा प्रतिपादित भाषा विकास के सिद्धांत का सबसे प्रबल आलोचक थे। स्कीनर द्वारा जो भाषा विकास का जो सिद्धांत था उसके प्रबल आलोचक देखो, यानी कि उसने विरोध किया था। टॉलमैन ने, गथरी ने, हल ने, चॉम्स्की ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जो विरोधक थे, सबसे बड़े आलोचक थे, वो थे चॉम्स्की। चॉम्स्की क्या क्या मानना था कि सबके अंदर एक एलईडी होता है। एलईडी का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, जिससे जो बालक है वो जन्मजात जो है भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है। लेकिन स्कीनर का मानना था कि जो भाषा विकास है वो अनुक्रियाओं के फलस्वरूप होता है, यानी कि जो रिएक्शन होती हैं, जो दी जाती हैं, अनुबंधित अनुक्रियाएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग होता है। इसलिए चॉम्स्की जो थे वो स्कीनर के भाषा विकास के सिद्धांत के प्रबल आलोचक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली पर पहले बॉक्स में रखकर किए गए प्रयोगों के आधार पर, यानी थॉर्नडाइक तो क्लियर हो गया ना, थॉर्नडाइक ने क्या किया था? बिल्ली पर प्रयोग किए थे, उसको पहले बॉक्स में रखा था, और उस पर जो निष्कर्ष निकाले थे उसके अकॉर्डिंग वे अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से, अब देखो यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है, प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से, ये भी थॉर्नडाइक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से अधिगम के विषय में किसने बताया? थॉर्नडाइक ने बताया। क्लियर हो गया। अब प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से वो क्या अधिग्रहण करवाना चाहते हैं और क्या अधिग्रहण होता है? ऑप्शन है यूसीएस एंड सीएस। यूसीएस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये क्लियर कीजिए। यूसीएस होता है अनकंडीशनल, ठीक है।
सी से हो गया कंडीशनल। अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है यानी कि जो उद्दीपक है, जो अनकंडीशनल स्टिमुलस है वो और कंडीशनल स्टिमुलस इन दोनों का अधिकरण होता है। एसआर है यानी कि स्टिमुलस एंड रिएक्शन, जो कि नैमित्तिक अनुबंधन होता है। कंडीशनल जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग होता है वो होता है दोनों का या कोई नहीं का। तो थॉर्नडाइक ने जो किया था वो अनकंडीशनल स्टिमुलस पे किया था, ठीक है। पैवलोव और वॉटसन और थॉर्नडाइक इन तीनों का जो अनुबंधन सिद्धांत था वो कौन सा था? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है। क्या था वो? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत यानी कि एसएस टाइप। ओके, अनकंडीशनल था। इसमें जो उद्दीपन पहले दिया था तो वो अनकंडीशनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह प्रयोगात्मक जांच बॉक्स जिसमें एक ग्रिड तल, लिवर, रोशनी तथा भोजन कप होता है उसे कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? कबूतर बॉक्स, स्कीनर बॉक्स, पहेली बॉक्स, उपरोक्त सभी। तो पहेली बॉक्स का पहले भी जिक्र आया तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहेली बॉक्स नहीं आएगा। इसे हम जो राइट आंसर देंगे, जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो होगा स्कीनर बॉक्स, क्योंकि स्कीनर बॉक्स में ही ये सभी थे और स्कीनर बॉक्स का ही प्रयोग थॉर्नडाइक ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव सीखना में क्या निम्न में से महत्वपूर्ण है? यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने एडिट कर देना चाहिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है नहीं है, निम्न में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा है। पुनर्बलन, परिणाम ज्ञान, आकांक्षा स्तर या फिर उत्सुकता। तो यहाँ पे जो पुनर्बलन, परिणाम ज्ञान और आकांक्षा स्तर ये सभी महत्वपूर्ण है। उत्सुकता जो है ये यहाँ पे कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कम महत्वपूर्ण या नहीं है वो होगी उत्सुकता। देखो कभी भी हम कुछ भी सीख रहे हैं, मानव सीखना यानी कि ह्यूमन बीइंग जो भी सीखता है उसे पुनर्बलन का तो इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा ही। उसको अगर तारीफ मिलेगी या कुछ इनाम मिलेगा, कुछ पैसे मिलेंगे या कुछ और दूसरी चीज़ें हैं वो मिलेगी, तो उसका परिणाम ज्ञान यानी कि जब उसको पता चलता है कि इससे क्या परिणाम होना, क्या रिजल्ट निकलने वाला, आकांक्षा क्या, उसके अंदर उम्मीदें जागती हैं। उत्सुकता होना पर्याप्त नहीं होता। तो मानव ये सीखने में ये जो उत्सुकता है ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्लासिक अनुबंधन के मौलिक शोध में पैवलोव ने किस तरह के व्यवहार का अध्ययन किया है? कि जो मौलिक शोध के ऊपर जब कार्य किया क्लासिक अनुबंधन में, तो उसने किस पर अध्ययन किया है? मातृत्व पर, सामूहिक व्यवहार पर, चिंतनशील व्यवहार पर, आक्रामक व्यवहार पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो होगा चिंतनशील व्यवहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 5 वर्षीय नेहा पिता जब गुस्साते हैं तो नेहा काफ़ी डर जाती है। सचमुच जब नेहा के पिता घर आते हैं और गुस्से में दरवाज़ा पीटते हैं तो नेहा जब भी दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनती है वह डर जाती है। इस उदाहरण में अनुबंधित अनुक्रिया है। यहाँ अनुबंधित अनुक्रिया कौन सी है? देखो नेहा के पिता जब गुस्से में होते हैं तभी वो काफ़ी डर जाती है, और नेहा के पिता जब गुस्से में होते हैं तब क्या करते हैं? घर आते हैं और गुस्से में दरवाज़ा पीटने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब नेहा का क्या रिएक्शन हो गया कि जब भी वो किसी दरवाजे को पीटने की आवाज़ सुनती है या कोई भी दरवाज़ा पीटता है तो वो डर जाती है। तो इस तरह की जो अनुबंधित अनुक्रिया है वो क्या है इसमें? यहाँ पर क्रोधित होना, डर जाना, दरवाज़ा पीटना, घर लौटना। तो यहाँ पे अनुबंधित जो अनुक्रिया है वो है दरवाज़ा पीटना, यानी कि दरवाज़ा पीटना ही एक अनुबंधित अनुक्रिया यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट है, जब किसी अनुबंधित अनुक्रिया होने के बाद पुनर्बलन देना बंद कर दिया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में संभव है क्या? विलोपन, विस्मरण, अनुक्रिया में विलंब, स्वतः अनुक्रिया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आप सोच लीजिए क्या होना चाहिए? विलोपन। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, विलोपन होना चाहिए। जैसे कि पैवलोव के केस में हुआ था, जब उसने घंटी बजाने के बाद कुत्ते को भोजन दिया तो क्या हुआ कि कुत्ते को उस अनुबंधित अनुक्रिया करना वो शुरू कर देता है। क्या कर देता है कि जैसे ही घंटी बजती है तो उसके लार ग्रंथि में से लार स्रावित होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब धीरे धीरे घंटी बजी और भोजन नहीं मिला तो वो जो अनुक्रिया है वो कम हो जाएगी और लार का स्रावित होना बंद हो जाएगा, विलोप हो जाएगा उस अनुक्रिया का, और वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी।
ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए आप कोई जनरली उदाहरण ले सकते हो अब किसी भी बच्चे का, कि बार बार आप बच्चे को प्रोत्साहित करते हो, बच्चा खुश होकर काम करता है, उसको कुछ इनाम मिलता है, ठीक है, लेकिन बाद में वो जब काम करता है और उसको इनाम नहीं मिलता है तो हो सकता है उसके अंदर थोड़ी सी ये निरुत्साहित हो जाए वो बच्चा, और उसके अंदर ये आ जाए कि नहीं अब मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ मिल तो रहा ही नहीं, ठीक है। इसलिए जो पुनर्बलन दिया जाता है वो कई बार नेगेटिव भी प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। दंड को प्रभावी होने के लिए यह आवश्यक ही निम्न में से क्या नहीं होना चाहिए, कि अगर किसी को दंड दिया जाता है तो उन परिस्थितियों में इनमें से कौन सी स्थिति नहीं होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है इसे लघु एवं शीघ्रगामी होना चाहिए, कि छोटा और जल्दी से दे दिया जाना होना चाहिए ऐसी। इसे अत्यधिक तीव्र होना चाहिए, इसे मिश्रित संदेश नहीं देना चाहिए, इसे अनुक्रिया पर केंद्रित होना चाहिए, यानी कि जो हम अनुक्रिया चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाता है, यानी कि हम दंड देने का कोई प्रभाव नहीं होता। यहाँ पे जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या नहीं होना चाहिए, तो वो होगा इसे अधिक तीव्र नहीं होना चाहिए, कि दंड जो है साधारण होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, अधिक तीव्र नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महेंद्र अपने दिन भर के तनाव को दूर करने के लिए दूरदर्शन देखता है, महेंद्र का व्यवहार प्रभावित है। अब देखिए दिन भर का काम करने के बाद अगर दूरदर्शन देख के तनाव कम होता है तो यह जो प्रभाव है वो किस तरह का है, विलोपन का, धनात्मक पुनर्बलन का, ऋणात्मक पुनर्बलन का, दंड से। तो यहाँ पे जो आप सोच रहे होंगे कि धनात्मक पुनर्बलन होना चाहिए, कि अच्छी बात है कि दिन भर की थकान दूर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऋणात्मक पुनर्बलन, क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट है। क्योंकि जब दिन भर का हम जो काम करते हैं वो टीवी देख के ही अगर हमारी तनाव दूर होता है तो इसका मतलब वो कोई पॉजिटिव प्रभाव नहीं है, नेगेटिव प्रभाव है, तो ऋणात्मक पुनर्बलन रहेगा वो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जिसने सांपों से भयभीत होना सीख लिया है वह रस्सी से भयभीत हो जाता है, यह उदाहरण है। कि देखो कई बार क्या होता है कि हम इतने घबरा जाते हैं किसी चीज़ से, इतने भयभीत हो जाते हैं कि उसका भ्रम भी हमें बहुत डरा देता है। जैसे यहाँ पर सांप के बारे में बताया गया कि रस्सी को भी सांप समझ लिया जाता है, तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, उद्दीपन सामान्यकरण, अनुक्रिया सामान्यकरण, विभेदी सामान्यकरण और विलोपन। तो यहाँ पे तो आपको मैं क्लियर कर दूँ कि अनुक्रिया क्या होती है, जब किसी भी उद्दीपन को देख के जब हम जो क्रिया करते हैं उसको हम कहते हैं अनुक्रिया, ठीक है। और किसी चीज़ को देख के कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, उद्दीपक या उद्दीपन। तो यहाँ पे सांप को देख के अगर भय उत्पन्न हो रहा है तो ये क्या है, उद्दीपन सामान्यकरण। क्लियर है ना आपको। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की विशेषताएं नहीं है। क्रिया प्रसूत क्या होता है, यानी कि नैमित्तिक अनुबंधन, एसआर टाइप अनुबंधन। तो यहाँ पे देखिए आप, एसआर टाइप जो अनुबंधन होता है उसका प्रभाव कौन सा नहीं है, कौन सा विशेषता उसकी नहीं है, उद्दीपन, अनुक्रिया, सीखने की सामीप्यता, प्रभाव नियम, यूआर व सीआर में अंतर। तो यहाँ पे जो प्रभाव नियम है वो यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि ये इसकी विशेषता नहीं है। उद्दीपन, अनुक्रिया, सीखने में सामीप्यता और यूआर सीआर में अंतर, ये तीनों ही इसके विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिक अनुबंधन अधिकरण प्राप्त होता है, यानी कि जो क्लासिक अनुबंधन होता है उससे क्या प्राप्त होता है और किस तरह का अधिकरण मिलता है, तेजी से, धीरे से, पहले धीरे से फिर तेजी से, या पहले तेजी से फिर धीरे से। तो यहाँ पे जो क्लासिक अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग पहले तेजी से और फिर धीरे धीरे ही अधिकरण प्राप्त होता है। तो आपको ये क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से क्लासिक और नैमित्तिक अनुबंधन यानी कि इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग में काम किया जाता है और किस तरह से उसका अधिगम किया जाता है, क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेस्ट ऑफ लक एस्टेट के लिए, और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।